गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं 11th कॉमर्स सीबीएसई में। स्पेसिफिकली जो अभी सीबीएसई का नया जो सिलेबस लॉन्च हुआ है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में सीबीएसई वालों ने बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही पूछेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी स्टूडेंट्स के लिए सामने निकल के आ रही है कि सर अकाउंट, स्टैटिस्टिक, उन जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी थियरी हम कैसे करें, क्योंकि जब सीबीएसई बोल रहा है कि हम यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज पूछने वाले हैं, यानी कि समझ लिए कुछ ना कुछ आपके लिए वहाँ पे भी सरप्राइज एक होगा। क्योंकि सीबीएसई की एक बहुत पुरानी आदत है कि वो कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं बताते। हमें बता दिया एमसीक्यूज होंगे, मैं भी शायद वो सारे बुक्स में से ही होंगे, इसलिए आपको पता है सीबीएसई का लेवल क्या होता है। तो इसलिए हम आज स्पेशली कई सारे बच्चों की और स्टूडेंट्स की पर्सनली डिमांड थी कि सर कुछ ऐसे एमसीक्यू निकाल के दीजिए जो हमें हाईली चांसेस है कि पूछे जा सके। तो उसी की वजह से आज हम लेके आए चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशंस है क्या होगी उसमें से, और इस चैप्टर में से आई थिंक जहाँ तक मेरा अंदाज है करीबन 3 से 4 एमसीक्यू निकल के आने वाले फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि दिस इज अ बेसिकली मेन चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कहा जा सकता है। तो कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू तो इसी में से निकल के आएंगे। तो 3 से 4 वो एमसीक्यू कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, वो आज हम देख लेते हैं, राइट। हाँ, पूरा यूट्यूब पे तो मैं पूरा अपना कोर्स का कंटेंट नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए जितना भी हम एमसीक्यू देख रहे हैं उसमें साथ साथ में काफ़ी सारी थियोरी पोर्शन भी हम सॉल्व करते जाएंगे, ताकि उसमें आपका जो बेसिकली जो बेस है वो उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर पाए। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में एमसीक्यूज के साथ से। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट, यानी कि समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी एमसीक्यू पूछा जाए, ठीक है। हाँ, एग्जाम में डेफिनेटली आपको 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे, वो आपके लिए बुरी बात है, सही बात नहीं है। क्योंकि जब आप वो चारों एमसीक्यू पढ़ोगे ना तो आपको इसमें से 2 तो आंसर लगेंगे, समझ रहे हो। 4 एमसीक्यू उसमें आपको लगे अच्छा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सटीक सिर्फ आंसर ही दिया है, कोई और ऑप्शंस नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई असेट और लायबिलिटी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है। तो एक होती है भाई ऑनर्स की इक्विटी और दूसरी होती है उसकी कैपिटल, ठीक है। तो याद ही रख लो कि ऑनर्स, इक्विटी एंड कैपिटल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी, कि भाई उतनी ही डिफरेंस होता है जितनी असेट और लायबिलिटी में होता है। चलो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है A person who owns business alone is called, जो बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है उसे क्या कहते हैं। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी में फॉर्म लग के आ जाएंगे या फिर कंपनी लिख के आ जाएंगे, नहीं है। सुनो क्या पूछा है, Who owns business alone is called, कि जो बंदा अकेले धंधा करता है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उस बिजनेस को नहीं, उस बंदे को क्या कहा जाता है, समझ रहे हो। जैसे कि हमने बीच में भी कई बार बात की हुई थी तो शुरुआत के लेक्चरों में कि जो ऑन करता है उसको बोलते हैं ऑनर, जो मालिक होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। उसी तरह से जो बंदा अकेले बिजनेस करता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टायर। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टायर। अगर ऑनर ऑप्शन में है तो ऑनर लिखना, एम्प्लॉयर अगर ऑप्शन में दिया गया है तो एम्प्लॉयर भी ऑप्शन में लिख देना। फिर गुड्स सोल्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग आर कॉल्ड, जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उसी चीज का माल हम बेचे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेल्स। बराबर, एक काफी इजी टर्म थी। हो सकता है कई बार हमें ऐसा लगे नहीं सिर्फ हार्ड ही पूछेंगे, हार्ड ही पूछा जाएगा, काफी हाई होगा, नहीं होता ऐसा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस काफी बेसिक होते हैं, क्योंकि सीबीएसई भी की उसकी भी खुद की बाउंड्री है कि 15% ईजी पूछेंगे, 15% 50 क्वेश्चन जो मीडियम में पूछेंगे, और बाकी ये करीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सही में हार्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद है
देख लेते हैं हम विड्रॉवल ऑफ कैश और मर्चेंडाइज, क्योंकि बिजनेस का ओनर कैश को विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड, खुद के यूज के लिए जो करता है, जो बंदा खुद के यूज के लिए जो करता है उसको क्या कहा जाता है, वो पूछा गया। उसको बोलते हैं अपने ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स यानी कि भाई विड्रॉ करते हैं, लेकिन किसके यूज के लिए करते हो, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं। उसके बाद देख लेते चलो जल्दी से, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैश। तो यहाँ पे गलत पूछा है। वे बिजनेस का ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ पे बोले उसको हम कैश बोलेंगे, तो नहीं, ये गलत है, यानी कि आंसर होगा यहाँ पे फॉल्स। पूछा जा सकते हैं दोस्तों, ट्रू और फॉल्स भी आएंगे, ऐसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, तो ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाएगा। गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, अभी देख रहे हो ना कि अभी ओनर ही है और अपने ही पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, लेकिन इसको भी हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग से ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म फॉर सेल ऑफ गुड इज अ, कि उस बंदे को क्या कहा जाता है जो हम सेल्स करते हैं उसको गुड्स, तो उसको कहा जाता है डेटर्स। क्या कहा जाता है, डेटर्स। दो बंदे होते हैं, एक होते हैं डेटर्स, एक होते हैं क्रेडिटर्स। तो डेटर्स यानी कि वो लोग जिसे हम बेच रहे हैं, यानी कि सिंपल वर्ड में बोलूं तो हमारे जो कस्टमर है उसको बोलेंगे डेटर्स, और हमारे जो सेलर्स है, हम जहां से माल लेते हैं हमारे व्यापारी, उसको बोलेंगे हम क्रेडिटर्स। चलो उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ये तो हमें पता ही था कि भाई बुक कीपिंग क्या होती है। सिस्टमेटिक वे से हम जो रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपने बुकिंग बोलेंगे। उसके बाद है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, क्या बोला, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखा जाता नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। न्यू क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि आपको शुरुआत में हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट्स के भी टाइप होते हैं, कॉस्ट अकाउंट हो गया, फिनेंशियल अकाउंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। तो उसमें से ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि वो कौन से अकाउंटों का पार्ट है, तो वो पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई अकाउंट में इंटरनल यूजर, इंटरनल कौन यूज करते हैं, वो होता है मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर है जो इंटरनल सेक्टर से होता है, और वो मैनेजर इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज करता है। फिर है कैश, गुड्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द proprietor in the business for earning profit is called, यानी कि उसे क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल। दोस्तों कैपिटल और ड्राइंग से मैंने दो एमसीक्यू निकाले थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये तो दो में से एक तो पूछना ही चाहिए। अगर मैं होता तो डेफिनेटली पेपर निकालता, कैपिटल में से और ड्राइंग्स में से क्वेश्चन निकालता, ठीक है। चलो उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन इज अकाउंटिंग। अभी इसके लिए आपको सारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि भाई टोटल अकाउंट इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो उसमें से एविडेंस इन लीगल मैटर्स उसकी लिमिटेशन नहीं है। हम वैसे भी देख सकते हैं कि भाई कहीं भी लीगल जगह पे हम एज ए एविडेंस यूज कर पाए तो वो किसी भी चीज़ का बेनिफिट ही होगा, बराबर है। वो कभी किसी की लिमिटेशंस नहीं होगी, वो बेनिफिट्स ही होगा। फिर आगे है The pioneer of accounting is Luca Pacioli, कि अकाउंटिंग की पायनियर किसने शुरुआत की, जो हम पढ़ते हैं अपने रेगुलरली कि ड्यूअल इफेक्ट सिस्टम, ड्यूअल एंट्रीज, वो सब की शुरुआत किसने की थी, ल्यूका पेसिओली ने। यानी कि अगर आपको किसी को पीटना हो इस बंदे को जिसने अकाउंट की शुरुआत की थी,
तब लुका पेसियली को ढूंढ के पिट सकते हो। बेसिकली वो ईरान का बंदा है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इन नॉन एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये तो हमें पता ही था पहले से ही कि भाई दो पार्टियों के बीच में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है जिसमें मनी एज अ मीडिएटर तरीके यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। क्वेश्चन दोस्तों जरा ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग, उसको बोलते हैं ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, राइट। के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में हम इंक्लूडिंग है। डिस्काउंट रिसीव्ड आर द बायर्स ऑफ गुड ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। यानी कि ये पूछा गया है डिस्काउंट रिसीव्ड कौन करता है, डिस्काउंट रिसीव कौन करता है। तो जब हम किसी से बाय करते हैं तब हमें जो भी अमाउंट छूट में दी जाती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमें वो कौन देता है, हमें वो सेलर देता है। द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर ऑनर अगेंस्ट द असेट इज कॉल्ड इक्विटी। अब ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बिकॉज जितने लोग मेरे पास से पढ़े उन लोगों को पता ही है कि भाई द राइट्स ऑफ द क्लेम ऑफ आउटसाइडर, कि आउटसाइडर अगर क्लेम कर सके कि हमारा भी ये बिजनेस है, हमने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कौन कर सकता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था अगर शायद एक क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मे बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आप जो भी बुक पढ़ते हो आप लिमिटेड बुक्स में से पढ़ते हो। आप या तो टी.एस. अग्रवाल यूज़ करोगे या तो फिर शर्मा प्रकाशन यूज़ करोगे, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ते हो। लेकिन सीबीएसई ने तो नहीं बोला था कि हम ऐसे अग्रवाल से ही पूछूंगा, मैं सिर्फ शर्मा से ही पूछूंगा, आर के वर्मा से ही पूछूंगा, तो किसी भी बुक में से निकाल सकते हैं, राइट। तो लोग रेफरेंस बुक से पेपर निकालते हैं, आपकी जो बुक है उसमें से नहीं निकालते हो। तो आपको थोड़ा अपना दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ करो हमारे साथ सिग्मा एकेडमी को ज्वाइन, हम डीप में लेके जाएंगे, इतना डीप से लेके लेंगे कि पानी कभी कम ही नहीं पड़ेगा। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बाकी है आना, जिसमें पहला है परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ, यानी कि हम किसको रेफर कर सकते हैं, तो गुड्स फॉर सेल। कि हमें क्यों चाहिए, हमें माल बेचने के लिए भी माल चाहिए, उसके बिना नहीं बेच सकते। द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड, क्या बोला है, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज, यानी कि जो हमने नहीं बेचा हुआ बिजनेस में, वो उसका जो कोई पर्टिकुलर डे होता है उसे क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। और स्टॉक का ही सिमिलर वर्ड है इन्वेंट्री, जिसकी डिस्कशन भी हमने क्लास में की थी लेक्चर में, कि इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, कैसे कहा जाता है, ठीक है। बीच बीच में मैं कहीं जगह पे स्पेस यानी कि बोलने का बंद कर दूंगा, दैट मीन आपको एमसीक्यू पूरा याद करना होता है, उसी वजह से मैं वहां पे कहीं पे अटक जाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, द लायबिलिटी अराइजिंग द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जब हम क्रेडिट में कोई भी माल सामान परचेज करते हैं तब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं भाई। हमने जहाँ से माल लिया उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले उसकी डिस्कशन की थी। बुक कीपिंग इज, सबसे इजी क्वेश्चन में रखा हुआ है, एन आर्ट एंड साइंस बोथ। अच्छा अभी ये जो पूरा क्वेश्चन हुआ ये तो क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस, ये बोथ, बट इसका डिटेल में भी हमने आगे डिस्कशन कर लिया था फिजिकल लेक्चर्स में। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको पता होगा कि भाई बुक कीपिंग आर्ट कैसे है, साइंस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रट के जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। सीबीएसई उतना तो टफ निकालेगी कि आपको बैठे, बोलते हैं ना कि भाई सजी सजे हुई थाल नहीं पीसेगी, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी एमसीक्यू के बेस पे। तो भाई कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो उतना अच्छा है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। चलो उसके बाद में देखते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, अभी अकाउंटिंग भाई किसकी लैंग्वेज है, सोचो जरा। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस का ही अकाउंट करते हैं। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन,
आखिरी हिस्सा क्या है, स्टेजेस क्या है, वो है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, हम अपने हायर सेक्टर के साथ करेंगे उसको कम्युनिकेट, राइट। हम जो BSM पढ़ रहे हैं उसमें भी आया था 3 लेयर ऑफ बिजनेस, उसमें कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपेरेबिलिटी। यानी कि क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ कॉमन यूनिट एंड मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रमोटर, उसको बोलेंगे कंपेरेबिलिटी। यानी कि हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है विच कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। देखिए कौन सी चीज़ है जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए रखते हैं, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए कंसर्न भी क्या था, अभी वो काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ डिटेल में आपको समझना ज़रूरी है। नहीं पता तो ओपन योर बुक, रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, डेफिनेटली हम आपकी दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर आएंगे। नेक्स्ट MCQ है द पेपर कंटेनिंग ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड। पेमेंट के वक्त जो हम पेपर देते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो हर बच्चे को आता होगा, उसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। क्या बोला जाता है, डेबिट वाउचर बोला जाता है। चलो उसके बाद अभी लास्ट कुछ MCQ से देख लेते हैं। चलो उसमें जो फर्स्ट है, जस्ट सेकेंड, हाँ अच्छा लगता है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है PPTs में, कोई बात नहीं। लगता है आज तक यहीं पे तक रखना पड़ेगा। एक्चुअली में मुझे तो MCQs पता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भाई डिवाइस चेंज होने पर, कंप्यूटर चेंज होने पर ऐसे अपने आप ही सारे कुछ सेटिंग्स कर लिए जाते हैं कंप्यूटर में, जिसका हमें कोई अंदाजा या आइडिया भी नहीं देता। कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हम सिर्फ इतने MCQ नहीं है, अभी भी हम डिटेल में इसके MCQ लेकर आएंगे, तब आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। तब तक सिग्मा ग्रुप की ओर से आप सबको नमस्कार। मिलते हैं भाई, मैं प्रोफेसर VS पटेल आता रहूँगा आपके साथ इसी तरह के कुछ डीप और इंटरेस्टिंग MCQs लेकर। करीबन इतना पकड़ के चलिएगा कि भाई CBSE है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, तो आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वो कैसे भी घुमा सकते हैं, हम लोग घूम ही जाएंगे, हमें पता है, ठीक है। तो हम ना घूमे उसकी वजह से देखते रहिए MCQs, प्रिपरेशन करते रहिए, नोटबुक बनाए MCQs की। कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे बोल दीजिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।